Now, question 31. What is the definition of potential difference across an electrical component? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप सब लोगों ने ओ लेवल्स में याद किया होगा। वोल्टेज बराबर है एनर्जी अपॉन चार्ज या वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, इन दो में से कोई एक होगा। देख लेते हैं ऑप्शन। एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज इज द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वे द करंट आई थ्रू अ फिलामेंट लैम्प। ये जो फिलामेंट लैम्प वेरीज विद पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिलामेंट लैम्प का जो ग्राफ होता है वो जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। आपके पास ओमिक कंडक्टर्स, वो आपके पास आई स्लैश वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स लाइक फिलामेंट लैम्प, इस ग्राफ के लिए आपने हमेशा ओ लेवल्स में भी ये बच्चों को बताते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से ग्राफ बेंड होगा वोल्टेज एक्सिस की तरफ। अब वोल्टेज एक्सिस एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, ग्राफ लाइन बेंड होगी वोल्टेज एक्सिस की तरफ। तो देखो यहाँ पे लाइन बेंड हो रही है करंट एक्सिस की तरफ, तो ए नहीं हो सकता। ये तुम्हारे पास सी है, ये आपके पास ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करा है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी नहीं हो सकता फिलामेंट लैम्प। ये तुम्हारे पास जीरो से और एकदम ये जा रहा है, ये तुम्हारे पास डायोड का ग्राफ हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखो, जो मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ बेंड होगा टूवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, तो ऑप्शन तुम्हारे पास हो गया बी। नाउ बेटा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। द टेबल शोज द पोटेंशियल द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू डिफरेंट वायर्स पी एंड क्यू। तुम्हारे पास दो वायर्स दिए हुए हैं, वायर पी जिसकी लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है और रेजिस्टिविटी रॉ है। ठीक है, दूसरा वायर है क्यू जिसकी लेंथ 2L है, उसकी रेजिस्टेंस 1/4 ऑफ द आर है और रेजिस्टिविटी आपके पास 1/3 ऑफ द रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अच्छा, वायर पी हैज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर डी। जो वायर पी है उसका डायमीटर है डी। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्यू। वायर क्यू का वो डायमीटर पूछ रहा है। तो हम दो अलग अलग डेटा लिख लेते हैं। किस तरफ लिखें? इधर लिख लेते हैं। लेट्स से वायर पी का जो डेटा हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आर इज इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए। ठीक है, अच्छा, और तुम्हें एरिया का फॉर्मूला मालूम है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस को हमने, रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2 के, तो डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे एरिया अगर मैं प्लग इन करता हूँ तो आर इज इक्वल्स टू रॉ एज इट इज़ है एल, और उसके बाद एरिया की जगह हमने लिखा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। मेरा बेटा ये 4 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं जगह की वजह से मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ये 4। ठीक है भाई। नाउ अगर तुम ये देखो कि ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही रीअरेंज कर रहा हूँ। तो r अपॉन 4 इज इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये हमारे पास एक हो गया वायर पी का। अब वायर क्यू के लिए काम कर लेते हैं। वायर क्यू जो है उसके अंदर फॉर्मूला तो वही है, आर इज इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए, लेकिन आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/4 आर। यहाँ आर की वैल्यू r/4 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू रॉ। रॉ की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? रॉ मीन्स रेजिस्टिविटी 1/3 रॉ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ρ/3, रॉ हो गया। एल, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2L, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2L, रॉ एल अपॉन ए, डिनोमिनेटर में ए है तो ए से हमारे पास एरिया से मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हमने ए लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब हमने अभी बात की थी कि एरिया का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है। एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास हो गया ये रहा। जी मेरा बेटा, तो एरिया का हमने फॉर्मूला लिखा है, एरिया बराबर है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो इस एरिया की जगह मैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4
प्लग इन कर देता हूँ। तो ये मेरा बेटा r/4 एज इट इज़ है। उसके बाद तुम्हारे पास 2/3 और क्या हो गया, रॉ और l, और एरिया की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, और अपॉन 4 को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। अच्छा, चूंकि ये वायर क्यू का है तो मैं इसको क्यू डी क्यू लिख देता हूँ। ठीक है भाई। अब इसको ज़रा हम और बेहतर बना लेते हैं। r/4 इज इक्वल्स टू ये 2 और ये 4 मिल के बना देंगे 8। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 8 और रॉ l अपॉन 3, और आपके पास क्या रह गया, पाई डी स्क्वायर और ये क्यू। अब देखो बेटा, यहाँ पे इक्वेशन की, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। तो अगर हम कंपैरिजन करने पर आ जाएं तो हम ये लिखेंगे रॉ एल अपॉन पाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 रॉ एल अपॉन 3 पाई, और तुम्हारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर और ये क्यू। अब भाइयों और बहनों चीज़ें कटना शुरू हुई। रॉ को रॉ से, एल को एल से, पाई को पाई से काट दो। तो तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास बचा डी स्क्वायर क्यू बराबर है 8/3, और तुम्हारे पास ये डी स्क्वायर इधर पहुंच गया। ठीक है, और टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो तुम्हारे पास क्या बना, तुम्हारे पास बना डी क्यू बराबर है आपके पास √8/3 और टाइम्स डी। इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करें 8/3 का अंडर रूट, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.6 डी। तो ये आंसर आ गया। ये बहुत आसान सा था सवाल। नाउ बेटा, अ सेल हैज़ अ कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, एक सेल है जिसका ईएमएफ कांस्टेंट है। अ वेरिएबल रेजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज डिक्रीज्ड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट द चेंज ऑफ द सेल्स टर्मिनल पीडी। टर्मिनल पीडी का मतलब ये आ गया कि आपके पास इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी कोई ना कोई। ठीक है, तो हम एक काम ही करते हैं, हम एक बना लेते हैं। ये हमारे पास सेल आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस अजीब वगरीब, और ये हमने इंटरनल रेजिस्टेंस बना ली। ठीक है भाईजान, और उसके बाद फिर हमने ये कनेक्टिंग वायर्स बना लिए, और उसके बाद फिर हमने ये वेरिएबल रजिस्टर बना लिया, और उसके बाद फिर ये हो गया, और हम ये हमारे पास हो गया। ठीक है भाई। अब जब इस तरह का सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमारे पास टर्मिनल पीडी के जो फॉर्मूले हैं वो आपके पास क्या है, आपके पास एक तो ये है ईएमएफ बराबर है आई आर प्लस आई आर। ये इसको इस तरह बाज बच्चे इस तरह से लिखते हैं आई आर प्लस आर। ठीक है, ये आपके पास एक टर्मिनल पीडी का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं आई को सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो मेरे पास ई अपॉन आर प्लस आर आ जाता है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो नज़र आ रहा है वो क्या है कि टर्मिनल पीडी बराबर होता है ई माइनस आई आर के।
ठीक है। अब हम ये हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं किसके, जहाँ पर टर्मिनल पीडी की स्टोरी आती है, यानी जिस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। विच स्टेटमेंट अबाउट द चेंज ऑफ द सेल्स टर्मिनल पीडी इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है द टर्मिनल पीडी इज डिक्रीज्ड, कह रहा है टर्मिनल पीडी कम हो जाएगा बिकॉज मोर वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कह रहा है टर्मिनल पीडी आपके पास कम हो जाएगा। अच्छा, टर्मिनल पीडी कम हो जाएगा और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज डिक्रीज्ड। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है आपके पास वो आपने कम कर दी है, ये एक इंफॉर्मेशन। मेरा बेटा अगर यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आप कम कर देंगे तो आपके पास ये पूरा डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। जब ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको इस तरह ले देता हूँ, ये आर की वैल्यू कम कर दी तो आपके पास करंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास बेटा करंट इंक्रीज कर गया तो तुम इस चीज को देखो, ये आई आर लार्जर करंट, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ आई आर, ये आई आर आपके पास बेसिकली क्या चीज है, ये चीज है आपके पास लॉस्ट वोल्ट्स, लॉस्ट वोल्ट्स। ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास जब करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ आई आर भी बढ़ जाएगा। इट मीन्स के लॉस्ट वोल्ट्स आपके पास बढ़ जाएंगे। ठीक है, लॉस्ट वोल्ट्स इंक्रीजेस। ठीक है, और रीजन क्या है, आपके पास आई करंट बढ़ गया है। ठीक है बेटा, करंट बढ़ गया तो प्रोडक्ट ऑफ आई आर बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आई आर बढ़ जाएगा। अच्छा, तो अब आपके पास ईएमएफ में से एक मेजर शेयर आपका वोल्टेज लॉस हो रहा है इनसाइड द बैटरी। तो मेरा बेटा टर्मिनल पीडी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, टर्मिनल पीडी की वैल्यू डेफिनेटली आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। टर्मिनल पीडी डिक्रीजेस। और ये स्टेटमेंट ए जो थी द टर्मिनल पीडी इज डिक्रीज, ठीक है, और ये जो बात की है द टर्मिनल पीडी इज डिक्रीज्ड, और रीजन क्या कहा है कि मोर वर्क इज डन मींस मोर एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द इंटरनल रेजिस्टेंस। आसान लफ्जों में मतलब के लिए हमारे मतलब का जो पॉइंट है, मोर वर्क इज डन मींस मोर एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, और आपके पास इससे क्या कहा है, टर्मिनल पीडी इज डिक्रीज्ड। टर्मिनल पीडी हमारे पास कम होगा, रीजन क्या है, और हमने ये अपने फॉर्मूले से भी बात को कंफर्म किया कि ये बात सही है। अच्छा, बी ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी अगर हम देखें तो टर्मिनल पीडी इज डिक्रीज्ड बिकॉज द करंट इन द वेरिएबल रेजिस्टर इज डिक्रीज्ड, ये बात गलत है। सर्किट में क्योंकि एक सीरीज सर्किट है और हमने ये देखा है कि सर्किट में करंट आपके पास बढ़ गया है। सी, तो बी गलत हो गया। सी देखते हैं, द टर्मिनल पीडी इज इंक्रीज्ड, तो हमने देखा कि टर्मिनल पीडी आपके पास डिक्रीज हुआ है, तो सी भी गलत हो गया। उसके बाद देखें ऑप्शन डी, द टर्मिनल पीडी इज इंक्रीज बिकॉज द करंट इन द वेरिएबल रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड। करंट बढ़ने से टर्मिनल पीडी आपके पास इंक्रीज, ये बात, ये लाइन फिर गलत हो गई क्योंकि हमने भी प्रूव किया कि टर्मिनल पीडी हमारे पास डिक्रीज होगा, तो डी भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ए आंसर। आई होप के आपको ये बात समझ में आ गई। Now 35, Kirchhoff's two law for electrical circuits can be derived by using law of conservations. On which conservation laws do Kirchhoff's law depend? तो भाई ये तो बड़ी आसान सी बात है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ करंट से रिलेटेड है और करंट आपके पास चार्ज से रिलेटेड क्वांटिटी है, तो फर्स्ट लॉ जो है वो चार्ज से रिलेटेड है। तो आपके पास ऑप्शन जो सी है और ऑप्शन डी वो गलत हो गए क्योंकि फर्स्ट लॉ बेस करता है करंट पर और करंट चार्ज पर डिपेंड करता है। दूसरा सेकंड लॉ वोल्टेज पे, और वोल्टेज इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, तो सेकंड जो है आपके पास बी हो गया। तो सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, नो बेटा अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 volt and internal resistance R is connected to 3 resistors of resistance R, 2 ohms,
15 ohms as shown. A current of 0.45 ampere is in the resistor of resistance 2 ohms. ठीक है. And a current of 0.48 ampere is in the resistor of resistance 15 ampere. तो मेरे भाई ये तो बड़ी आसान सी बात है. देखिए आपके पास इसमें तो कुछ करना ही नहीं. देखिए करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दी हुई है. तो जब आपके पास करंट और रेजिस्टेंस दी हुई है तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस. तो वो हम निकाल लेते हैं. और वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं? V इज इक्वल्स टू आई आर से. आई कितना है? 0.48 और रेजिस्टेंस कितनी है? 15. तो वोल्टेज आ गया आपके पास 7.2 वोल्ट्स. अच्छा भाई एक और चीज़ हमारे पास क्या है कि ये आपके पास एक सेल है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो यहाँ पे जो ये सेल बाहर आपके पास सर्किट के लिए वोल्टेज देगा उस वोल्टेज को हम कहते हैं टर्मिनल पीडी. ठीक है. तो अब टर्मिनल पीडी आपके पास यहाँ पर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. तो अगर मेरे पास यहाँ पे 7.2 वोल्ट्स हैं तो इट मीन्स कि इस पॉइंट पर भी 7.2 वोल्ट्स होगा. ठीक है. अब वो 7.2 वोल्ट्स डिवाइड हुआ होगा किस किस के दरमियान? इसमें और इसमें, क्योंकि ये दो रेजिस्टर्स R और 2 ओम्स दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. अच्छा भाई अब ये 2 ओम का रेजिस्टर है और ये करंट है. तो V इज इक्वल टू आई आर से हम यहाँ पे भी वोल्टेज निकाल लेते हैं. तो वोल्टेज आ गया 2 टाइम्स 0.45 इज 0.9 वोल्ट्स. मेरे भाई 7.2 वोल्ट्स आपके पास टर्मिनल्स पे मौजूद हैं. 0.9 यहाँ पे चला गया तो 7.2 में से 0.9 माइनस कर दें तो आपके पास रिमेनिंग आ गया 6.3 वोल्ट्स. तो 6.3 वोल्ट्स आपके पास ही आ गया. एक चीज़ और जो हम मालूम कर सकते हैं वो ये कि यहाँ 0.45 एम्पेयर है और यहाँ 0.48 एम्पेयर है. तो सर्किट का जो टोटल करंट जो सर्किट का है वो आपके पास इन दोनों को सम करके आ जाएगा. तो वो कितना बन जाएगा? 0.48 प्लस 0.49 तो ये बन जाएगा 0.93 एम्स. ये आपके पास करंट आ गया. तो मेरे पास टोटल करंट आ गया. अब हमें निकालनी इंटरनल रेजिस्टेंस. तो आपके पास टर्मिनल पीडी बराबर है E माइनस आई टाइम्स आर. टर्मिनल पीडी मेरे पास 7.2 वोल्ट्स हैं. EMF ऑफ द बैटरी 10 वोल्ट्स हैं माइनस करंट अभी हमने निकाला है 0.93 टाइम्स आर. यहाँ से अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास 3.0 ओम्स आ जाएगी. तो भाई आपके पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस हमने निकाली नहीं. रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आपके पास यहाँ पे वोल्टेज है, आपके पास यहाँ का करंट है, तो आपके पास रेजिस्टेंस आप निकाल लेंगे. कैसे? आप निकाल लेंगे R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई. वोल्टेज आपके पास 6.3 है, करंट 0.45 है. इनको डिवाइड करेंगे आपके पास 14 ओम्स आ जाएगा. तो आंसर इज ए. ठीक है. इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम्स और आपके पास रेजिस्टर की वैल्यू 14 ओम्स. नाउ नेक्स्ट, a battery of negligible internal resistance is connected in series with a thermistor and a fixed resistor of 12 किलो ohms. ठीक है. तो ये आपके पास फिक्स रेजिस्टर की वैल्यू 12 किलो ohms दी हुई है. The table shows the resistance of the thermistor at two different temperatures. ठीक है. 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 12 किलो ohms है और 50 डिग्री सेल्सियस पे 5 किलो ohms है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये रेजिस्टेंस किलो ohms में दी हुई है. ठीक है. अच्छा उसके बाद क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस V आउट अक्रॉस अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज 4.5 वोल्ट्स. कह रहा है कि जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 4.50 वोल्ट्स. और ये कब आ रहा है वोल्टेज? व्हेन द थर्मिस्टर इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस. जब थर्मिस्टर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे था. तो 20 डिग्री सेल्सियस पे इस थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस थी वो थी 12 किलो ओम्स. तो मेरे भाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 किलो ओम्स, 12 किलो ओम्स. इट मीन्स कि दो रेजिस्टर्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं. इट मीन्स कि दोनों में वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड होगा. यानी अगर यहाँ पे 4.5 वोल्ट्स है तो यहाँ पे भी 4.5 वोल्ट्स होगा. तो टोटल EMF द बैटरी 4.5 प्लस 4.5 इज इक्वल्स टू
9 वोल्ट। कहीं दिया हुआ तो नहीं है, वैसे नज़र तो नहीं आ रहा। खैर, तो ये आपके पास ईएमएफ ऑफ द बैटरी हमारे पास आ गया 9.0 वोल्ट्स। ठीक है भाई, तो ये हमें अभी तक की इंफॉर्मेशन से पता चला। अब आगे वो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वी आउट व्हेन द थर्मिस्टर इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इस थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास चेंज होके, और ये हमारे पास ये होके अब कितनी हो जाएगी, 5 किलो ओम्स, 5 किलो ओम्स हो जाएगी। ठीक है, अब वो हमसे कह रहे हैं कि वी आउट की वैल्यू बताओ, वोल्टेज अक्रॉस 12 किलो। तो हमने ये पढ़ा था, आपके पास ये पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट है, और पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, जैसे वी आउट, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, हमने किस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका नाम क्या दिया है इसने, वी आउट दिया है। ठीक है, तो वी आउट बराबर है जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टर को ऊपर रखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इसका नाम आर टी कर देता हूं और इसका नाम आर कर देता हूं। ठीक है, तो जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी आर प्लस आर टी मल्टीप्लाई बाय ई एम एफ। ठीक है, ये आपके पास ई एम एफ होगा। अब आर की वैल्यू कितनी है, 12, और 12 किलो लिख देते हैं, और आर अगेन 12 के प्लस 5 के मल्टीप्लाई बाय ई एम एफ आपके पास 9 हो गया। ठीक है, तो 12 के अपॉन 17 के टाइम्स 9। अब मेरा बेटा के लिखने की ज़रूरत नहीं थी, के को के से काट दो। इसको जब आप उसमें रखेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास 12 डिवाइड बाई 17, इसका आंसर आ जाएगा 6.35। तो ये आपके पास आंसर सी आ गया। नाउ 38, व्हाट इज अ कंक्लूजन फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास जो बात हुई थी वो न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एन एम्प्टी स्पेस, एक ये बात हुई थी। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये पता चली थी कि जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा मास रखता है पूरे एटम का। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अब देखते हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। प्रोटॉन्स हैव मच लार्जर मास देन इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बात नहीं हुई थी। द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, यस दिस इज द कंक्लूजन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आखिरी ऑप्शन देखते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमारे पास उस ज़माने में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ हम न्यूक्लियस को स्टडी हमने किया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। तो न्यूक्लियस में हमें पता चला था कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, और आपके पास न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी डेंस है, यानी मोस्ट ऑफ द मास न्यूक्लियस का, वो एटम का मास सारा का सारा न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक अल्फा स्कैटरिंग के बारे में से पूछा है। नाउ अमेरिकम 241 is a radioactive nuclide used in a smoke detector. It undergoes alpha decay to form nuclide X. ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि आपके पास क्या हुआ है, अल्फा डीके हुआ है। अल्फा डीके के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर आपके पास डिक्रीजेस बाय 2 और मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 जब भी आपके पास अल्फा निकलता है। तो यहाँ पे इक्वेशन दिस डीके में बी रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, ये आपके पास अमेरिकम 241 और ये कन्वर्ट हो गया एक्स में और अल्फा निकला है। तो अल्फा जब भी आपके पास इमिट होगा तो अल्फा के ऊपर 4 और 2 होगा। तो अब आपके पास 241 से आपने 4 कम कर दें तो ये बन जाएगा 237, और 95 में आप 2 कम कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 93। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन ए हो गया। नाउ द लास्ट वन, a top quark has a charge of plus 2 by 3e, where e is the elementary charge. What is the anti-top? Anti-top मतलब आपके पास पार्टिकल अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो एंटी पार्टिकल उसके पास सेम मैग्नीट्यूड होगा बट आपके पास पोलैरिटी डिफरेंट होगी, तो आपके पास -2/3। तो यहाँ पे हमारे पास फरवरी मार्च 2023 का